हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और कैसे हैं सब? तो अभी तक हमने आरबीएससी अनसॉल्व टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल के लेक्चर 4 पर कर लिए हैं और उसमें हमने चैप्टर 1 को लिया हुआ है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। और आज हम इसी के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे 11 to 20। उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल जो हैं उसके पोर्शन है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, आप किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। हाउ विल यू शो डैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक ग्लास रॉड बनाई और हमने एक सिल्क का क्लोथ लिया, हमने एक कपड़ा लिया रेशम का। ये रेशम का कपड़ा है और ये कांच की छड़ है। ग्लास रॉड मतलब कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। और एक तरफ हमने ली इबोनाइट रॉड और ये हमने लिया कैट्स फर। ये आपको नहीं दिख रहा तो मैं वापस दिखाता हूँ, ये देखो। तो इस तरह से हमने ये ऑब्जेक्ट लिए, एक तरफ ग्लास रॉड लिया, सिल्क क्लॉथ लिया और इधर हमने लिया इबोनाइट रॉड और कैट फर मतलब बिल्ली का फर। ठीक है, अब क्या होता है, हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करा, ठीक है, और इबोनाइट रॉड को हमने कैट्स फर के साथ में हमने रब किया। तो हम जैसे देखते हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपस में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं और उसी के कारण चार्ज आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और उसी के कारण वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। तो हुआ क्या कि ये भी चार्ज हो गई और ये भी चार्ज हो गई। ये ग्लास रॉड है, ये देखिए फिर से आप, ये ब्लू वाली ग्लास रॉड है। तो हमने क्या किया, फिर ग्लास रॉड को, ये ग्लास रॉड है, ऐसी की ऐसी एक ग्लास रॉड और लाए, उसी को भी हमने सिल्क क्लॉथ से ही रब किया। तो ऐसी सिल्क क्लॉथ से रब हुई हुई ग्लास रॉड कितनी होगी हमारे पास, 2। और हमने इबोनाइट रॉड भी हम 2 लेके आए, उसको हमने कैट फर से रब किया। ठीक है, तो अब क्या किया, हमने ग्लास रॉड को यहाँ पर लगाया और जैसे ही हम दूसरी ग्लास रॉड इसके पास लेकर आए तो हमने देखा दोनों के बीच हो रहा है रिपल्शन। तो ग्लास रॉड और ग्लास रॉड के पास बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। ठीक है, फिर हमने एक ग्लास रॉड, ये भी ग्लास रॉड ही है, कलर से पहचान लो। इस ग्लास रॉड के पास जैसे हम इबोनाइट रॉड लेके आए तो उनके बीच में हो अट्रैक्शन। तो इस समय क्या हो रहा है, रिपल्शन, और इस समय क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। इसका मतलब इस ग्लास रॉड पर कुछ डिफरेंट चार्ज है और इस इबोनाइट रॉड पर कुछ डिफरेंट चार्ज है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें जनरली ये पता लग जाता है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। इट इज़ क्लियर दैट चार्ज ऑन ग्लास रॉड एंड इबोनाइट रॉड आर डिफरेंट, हैंस चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। तो हिंदी वाले भी ये ऐसे लिखेंगे, यहाँ से यह स्पष्ट है कि कांच की छड़ और इबोनाइट रॉड पर, इबोनाइट छड़ पर भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश हैं, अतः आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक तरीके से अगर हम और डिटेल में पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ते हैं कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ पढ़ रखी है और उसके अकॉर्डिंग हमने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ रखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ क्या होती है। उसमें हमने देखा था कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करने पर इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पर ट्रांसफ़र होते हैं। कहाँ से कहाँ जाते हैं, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस पर वीकली बाउंड होते हैं उससे ट्रांसफ़र होते हैं। तो ग्लास रॉड पर इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधे हुए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत वीकली बाउंडेड है, तो यहाँ से छोड़ के वो इधर जा रहे हैं रब करने पर। कहाँ जा रहे हैं, सिल्क क्लॉथ पर। तो ग्लास रॉड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ क्या बन जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और इबोनाइट रॉड और कैट्स फर को रब करने पर होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे कैट फर से रॉड पर। इबोनाइट रॉड होती है हार्ड प्लास्टिक, हम कह सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ हुए, रॉड पर, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव साइन। और कहाँ से हो रहे हैं, फर से, तो फर पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इबोनाइट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ग्लास रॉड पर है चार्ज पॉजिटिव, तो मैं बना देता हूँ पॉजिटिव, और इबोनाइट पर है नेगेटिव, ग्लास रॉड पर है पॉजिटिव। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या आकर्षित कर रहे हैं, और ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आवेश के संदर्भ में Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 क्या सूचित करता है? व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 इन रेफरेंस टू चार्ज? तो देखिए Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब अगर हम इसको इक्वल के उधर ट्रांसफर करते हैं तो Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। इसका मतलब ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम है। ये देखिए Q1 इक्वल टू Q2, लेकिन बस यहाँ पे माइनस आ रहा है। मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन जो साइन है वो अपोजिट है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो मैग्नीट्यूड में सेम होता है और साइन अपोजिट होते हैं? तो डाइपोल। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम हिंदी में लिखेंगे, इससे यह तात्पर्य है कि Q1 और Q2 का परिमाण समान है परंतु प्रकृति विपरीत है, और इस प्रकार का निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 क्या बना रहा है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। नेक्स्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, दिखाएं कि यह स्थानांतरित त्वरित गति नहीं करेगा। ओके, इंग्लिश में, ए डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो डैट इट विल नॉट हैव ए ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जब भी कोई सिस्टम लीनियर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, फिर से देखिए, जब भी कोई सिस्टम एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मोशन करता है सीधा सीधा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरित गति। और किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, वो ऐसे मोशन कब करेगा? इस डायरेक्शन में मोशन कब करेगा? एक जब उस पर फोर्स लगेगा। भाई रेस्ट से कोई भी मूव क्यों करता है? जब उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, इसका मतलब अगर इस पर फोर्स नहीं लगेगा तो ये अपनी रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा। समझ में आई बात? ओके, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, स्थानांतरित त्वरित गति, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है लीनियर मोशन, रेखिक गति। और रेखीय गति के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स। अगर चीज़ को घुमाना है, रोटेट करवाना है, तो कौन जिम्मेदार होता है? टॉर्क। और चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें सीधा स्ट्रेट मूव करवाना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स। तो सीधी गति के लिए बल उत्तरदायी होता है और घूर्णन गति के लिए बल आघूर्ण उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर कह रहा है ये सीधी गति मतलब ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरण गति। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कि जब भी कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो हमने कई बार पढ़ रखा है, एक फोर्स QE वेक्टर जो लग रहा है, आप दिख रहा है QE वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये QE वेक्टर ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों अपोजिट फोर्स लग रहे हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। साइन अपोजिट है तभी तो अपोजिट हुए भाई, डायरेक्शन अपोजिट हुई और मैग्नीट्यूड क्या हुए? इक्वल हुए। तो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के होने के कारण, समान परिमाण और विपरीत दिशा होने के कारण, ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। बोथ फोर्स कैंसिल ईच अदर, और नेट फोर्स कितना हो जाता है? 0। और नेट फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? F, ट्रांसलेटरी मोशन, और F ही 0 हो गया कि यहाँ पर कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी क्योंकि फोर्स ही 0 हो गया। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब यहाँ पर ट्रांसलेटरी फोर्स 0 नहीं होता, और फोर्स 0 नहीं होता तो यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन भी होता। तो अभी आपसे पूछेंगे अभी कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी नहीं तो कौन सा? क्योंकि आपको पता है इस समय इस पर टॉर्क तो लग ही रहा है और ये घूम तो रही है और रोटेट हो रहा है। तो रोटेट हो रहा है तो कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशनल, मतलब घूर्णन गति अभी कर रहा है लेकिन स्थानांतरित गति नहीं कर रहा है। हमसे क्वेश्चन में केवल इतना से पूछा था तो हमारा आंसर केवल इतना रहेगा। तो आंसर है, when an electric dipole is placed inside uniform electric field, then net force on dipole will 0. Hence, dipole will not move with translatory accelerated motion. हिंदी में मैं रिपीट करता हूँ, जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल 0 होगा, अतः विद्युत द्विध्रुव स्थानांतरित त्वरित गति नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charge rod P attracts another charge rod R while it repel another charge rod Q
व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स डेवलप्ड बिटवीन Q एंड R। फिर से देखिए, एक रॉड है P और एक रॉड है R, ठीक है। ये P और R एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि रॉड R और Q एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये कह रहा है। तो Q और R के बीच में कौन सा फोर्स है? ओके 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 ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको, हिंदी में पहले रिपीट करता हूँ फिर इंग्लिश में समझाता हूँ। एक आवेशित छड़ P द्वारा आवेशित छड़ R को आकर्षित किया जाता है, जबकि P द्वारा अन्य आवेशित छड़ Q को प्रतिकर्षित किया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, P अट्रैक्ट करता है R को और P ही रिपेल करता है Q को। तो P और Q के बीच में कौन सा फोर्स? रिपल्शन। और P और R के बीच में कौन सा? अट्रैक्शन। तो आपको बताना है कि Q और R के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास कितनी है कुल मिला के? P, Q और R, तीन तरह की रॉड है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P, फिर से देख लीजिए एक बार, P और R करते हैं अट्रैक्ट और P और Q करते हैं रिपेल। P और Q रिपेल और Q और R निकालना है। तो यहाँ पे देखिए P और R करते हैं अट्रैक्ट, ये एक दूसरे को कर रहे हैं अट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अट्रैक्ट मतलब आकर्षित कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? P और Q क्या कर रहे हैं एक दूसरे को? ये ऐसे दूर जाएंगे, ये देखो पास आ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? रिपेल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिपेल, ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है कि R और Q क्या करेंगे, R और Q क्या करेंगे, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोई भी रोड को एक सिंबल दे देते हैं। जैसे मान लो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम P को देते हैं पॉजिटिव चार्ज। आप कहोगे मैं तो नेगेटिव दूंगा, तो नेगेटिव दे दो यार, कुछ भी दे दो। एक को प्लस दोगे तो दूसरे को माइनस देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। इधर दोनों ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। P को हमने पॉजिटिव दिया है और Q इसको रिपेल कर रहा है, इसका मतलब Q भी पॉजिटिव है, ओके। अब आपसे पूछा है R और Q के बीच में आप फाइंड करो। तो अब आपको पता लग गया कि Q पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, और R पर कौन सा है, नेगेटिव। तो R और Q एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो आंसर, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि R और Q, तो हम आंसर देंगे R और Q के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका जो नेचर होगा वो होगा अट्रैक्शन नेचर। समझ में आया? R और Q के मध्य लगने वाले बल का की प्रकृति होगी आकर्षण प्रकृति, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण आवेश अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, ओके। फॉर डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड due to a point charge, electric field due to a point charge, the test charge employed should be infinitesimal. Why? ये कह रहा है कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करते हैं टेस्ट चार्ज की, सोर्स चार्ज की बात करते हैं ना, तो जब भी हम टेस्ट चार्ज लेते हैं वो उसके चार्ज बहुत ज़्यादा कम क्यों लेते हैं, वेरी स्मॉल क्यों लेते हैं? तो देखिए ये है मान लो सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज पता है ना, स्रोत आवेश, और ये है टेस्ट चार्ज। आपको पता है सोर्स चार्ज हमेशा फोर्स लगाता है, इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, और टेस्ट चार्ज का काम क्या होता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करना, बल को अनुभव करना। अगर मान लो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, ये टेस्ट चार्ज भी इसको रिपेल करने लग जाएगा, कुछ इफेक्ट इसका इस पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अभी जो इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इस पर चार्ज इतना कम होता है कि अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन अगर इस पर चार्ज ज़्यादा हुआ तो ये फिर थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करेगा। इसलिए अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित कर सकता है। समझ में आई बात इतनी? अब इसको मैं इंग्लिश में यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कैसे लिखना है हमें पेपर में। फॉर डिटर्मिनेशन of intensity of electric field due to a point charge, test charge should be very small, otherwise it will affect electric field due to a point charge. एक हिंदी में कैसे लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसी बिंदु आवेश के कारण परिकलन करते हुए परीक्षण आवेश बहुत छोटा अल्प होना चाहिए, नहीं तो वह बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित कर देगा।
बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित कर देगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। A copper sphere of 2 gram contains 2 into 10 raised to 22 atoms. Nucleus of each atom has a charge 29 electron. Okay. What fraction of electrons should be removed from the sphere to give it a charge of 2 microcoulomb? 2 ग्राम तांबे के गोले में 2 इंटू 10 की घात 22 परमाणु है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर आवेश 29 इलेक्ट्रॉन है। गोले को 2 माइक्रोकूलम आवेश देने के लिए गोले से कितने अंश इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं? ओके, तो जो भी चीज़ गिवन है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा है, क्या क्या हमें गिवन है। देखिए, एक कॉपर स्फीयर है और वो 2 ग्राम का है, 2 ग्राम का है। उसके अंदर 2 इंटू 10⁻22 एटम्स हैं और एक एटम का जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज कितना है? 29 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, एक कॉपर का 2 ग्राम का हमने एक लिया, एक स्फीयर लिया, ये रहा 2 ग्राम का एक गोला है। उसके अंदर कितने एटम है? 2 इंटू 10⁻22 एटम है, इतने परमाणु है इसमें। ठीक है, एक उसका जो एटम है, देखो आपको पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, या एक न्यूक्लियस पर कितने चार्ज है? 29 इलेक्ट्रॉन का। मतलब आप कह सकते हो एक एटम पर कितना चार्ज है? 29 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब एक एटम पर जो चार्ज है वो 29 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज इतना होता है। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर कितना होगा? मतलब इस स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना होगा? तो हमें देखना है इस गोले पे टोटल चार्ज कितना होगा, कुल आवेश कितना होगा। तो टोटल चार्ज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है। तो पहले देखिए, इस गोले पर कितने एटम है? 2 इंटू 10 की पावर 22, तो इतने एटम ले लिए। और एक एटम पर कितना चार्ज है? 29 इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम पर 29 और इलेक्ट्रॉन की जगह लिख देंगे 1.6 10⁻⁻19। तो ये बात आपको समझ में आई? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं स्फीयर पर? स्फीयर पे है 2 इंटू 10⁻22 और एक एटम पर चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन है? 29 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दी चार्ज। इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसका मतलब ये कूलम में आंसर लाए हैं और इधर हमने ई को ई ही पड़ा रहने दिया। ठीक है, देखो एक बार इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बताता हूँ भाई। इनको मल्टीप्लाई किया ना तो ये स्टेप आया, और ये वाला ये है कि भाई इसको हमने ई लिख दिया और बाकी ये इसको मल्टीप्लाई किया। फिर 29 इंटू 2 मतलब हो गया 58। समझ गए? दोनों हमने ऐसे लिख लिए। अब ये तो हमारे पास आ गया कि टोटल चार्ज कितना है इस स्फीयर पर, टोटल कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया, ये एक सेक्शन यहाँ पर, एक बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम स्फीयर फॉर 2 माइक्रोकूलम चार्ज। अभी तक तो हमने बताया कि भाई इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं और इस पे इलेक्ट्रॉन के कारण या पॉजिटिव चार्ज इस पर कितना है। अब ये कह रहा है इससे, इस एटम से आप 2 माइक्रोकूलम चार्ज निकाल लो, और किसी भी चीज़ से हम चार्ज को निकालते हैं तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब उसके पास, इसका मतलब इससे कितने इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, तो ये कह रहा है 2 माइक्रोकूलम निकाल लो। तो हम देखते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने पड़ेंगे। 2 माइक्रोकूलम चार्ज देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे। तो Q इक्वल टू कितना होता है? Ne, चार्ज कितना? 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻⁻6। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 10⁻⁻19। तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज देने के लिए हमने यहाँ से n निकाल लिया, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे। अब ये आया क्या, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन तो आए, हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 1.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन हमने उस एटम से, उस स्फीयर से निकाले, जब उस पर चार्ज कितना आ गया? 2 इंटू 10⁻⁻6। और उस पर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना था? वो इतना था टोटल पॉजिटिव चार्ज उसके एटम के कारण। अब इन दोनों का हमें रेशो लेना है। इन दोनों क्या लेना है हमें? रेशो। ओके, तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, फ्रैक्शन ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन,
कितने इलेक्ट्रॉन हमने हटाए? 1.25 10⁸ 13। और कुल इलेक्ट्रॉन कितने उस पर? ये रहे कुल इलेक्ट्रॉन, ये देखिए कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 58 × 10⁻22। तो ये इलेक्ट्रॉन के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन है। हम दोनों का रेशो लिया तो हमें फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो हमें चाहिए क्या था? हमें फ्रैक्शन ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने अंश इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। तो हमने क्या किया कि टोटल कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे वो ले लिए, और उससे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए वो ले लिए, और दोनों का रेशो निकाल लिया। तो ये चीज क्लियर हुई आपको? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ऑफ एग्जैक्टली द सेम मास, वन ऑफ देम इज गिवन सम नेगेटिव चार्ज एंड अदर इज चार्ज पॉजिटिवली बाय द सेम अमाउंट, विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द मासेज ऑफ स्फीयर आफ्टर चार्जिंग? ओके, तो ये कह रहा है, हिंदी में इसको पढ़ते हैं फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है, ठीक बराबर द्रव्यमान के सर्वसम धातु के दो गोले लिए गए हैं, एक को Q ऋणावेश तथा दूसरे को उतने ही धनावेश से आवेशित किया गया है। क्या दोनों गोलों के द्रव्यमान में कोई अंतर आएगा? यदि हाँ तो क्यों? देखिए, दो मेटेलिक स्फीयर हैं, ये दोनों का मास सेम है, M और M। दोनों हम मानते हैं स्टार्टिंग में अनचार्ज थे, Q = 0 इस पे भी है और Q = 0 इस पे भी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज +Q हो जाता है, और एक हो जाता है -Q नेगेटिव चार्ज। तो इनके मासेस में कोई डिफरेंस आएगा, इनके द्रव्यमान में कोई अंतर आएगा? क्योंकि पहले तो दोनों पे चार्ज 0 था, अब एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाता है नेगेटिव चार्ज, तो इनके मासेस में कोई चेंजेस आएंगे? तो आंसर है यस, आएंगे। क्योंकि जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव चार्ज होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं। तो देखो, इससे वापस दिखाता हूँ आपको बड़ा करके। ओके, अब क्या है, ये एक बॉडी थी जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, इलेक्ट्रॉन हटाए गए। इलेक्ट्रॉन हटाए गए तो ये क्या हो गई? +Q पॉजिटिव, और इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन आए, तो ये क्या हो गई? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर मास होता है क्या? यस, होता है। अब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, तो उस पर मास बढ़ेगा ना, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे मास है तो इसका मास बढ़ेगा। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने मास को लेकर चले गए, तो इसका मास कम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास नेगेटिव चार्ज बॉडी से हमेशा कम होएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रॉन निकल गए और नेगेटिव चार्ज से बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ पॉजिटिव स्फीयर इज डिक्रीजेज एंड मास ऑफ नेगेटिव चार्ज स्फीयर इज इंक्रीजेज। हम लिखेंगे हिंदी में कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण धनात्मक वस्तु पर द्रव्यमान घटेगा और ऋणात्मक वस्तु पर, ऋणात्मक गोले पर द्रव्यमान बढ़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश संरक्षण नियम का उपयोग करके निम्न नाभिकीय अभिक्रियाओं में X तत्वों को पहचानिए। ओके, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को लेकर चलेंगे और X एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके 3 पार्ट हैं, A, B, C। सबसे पहले हम A पार्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ हाइड्रोजन, बेरिलियम, और इस रिएक्शन में बन रहा है हमारे पास X और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। हम कंजर्वेशन चार्ज इसमें लगाएंगे। तो कैसे करेंगे? हम X की वैल्यू, हमें X फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम इस न्यूट्रॉन को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने न्यूट्रॉन को इधर ट्रांसफ़र किया तो ये आ गया माइनस सिंबल, समझ में आई बात। अब हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, नीचे देखिए 1, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1e। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 4। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4e। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 0। इसके पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर जो भी होता है, ये नीचे एटॉमिक नंबर आपको दिखता है, ये इसका मतलब उतने प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो हमने लिख दिया 1e, मतलब 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होता है, तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन है, या ये कह सकते हो आप प्रोटॉन है। तो बस मेन बात है, यहाँ पर 4 लिखा है तो आपको लिखना है 4e, 0 तो लिखना है 0। तो 1 + 4 कितना हो गया? 5e, और -0 हो गया 5e। अब 5 किसका एटॉमिक नंबर होता है? तो आंसर है बोरोन का, क्योंकि हम लिखते हैं बोरोन को ऐसे 5b10। तो
यहाँ पर हमारे पास 5 आया तो हम कहेंगे ये बोरोन है। तो ये आंसर आ गया, जो हिडन एलिमेंट था वो था बोरोन। नेक्स्ट इक्वेशन है कार्बन प्लस हाइड्रोजन और ये एक्स एलिमेंट हमें मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट ले लेंगे इसका 6E प्लस 1E इक्वल टू 7E, और 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। तो ये आ गया हमारे पास नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोजन का आइसोटोप है ये, ठीक है, समस्थानिक है, प्लस हाइड्रोजन और हमें मिल रहा है एक्स एलिमेंट प्लस हीलियम। तो यहाँ पर फिर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब देखिए इसका कितना आएगा 7E प्लस E माइनस 2E, तो 7 प्लस E 8 माइनस 2 कितना हो गया 6। तो 6 किसका होता है बेटा? कार्बन का। ये देखिए 6 किसका होता है? कार्बन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, क्या यह विद्युत बल रेखा के अनुदिश गति करेगा? इंग्लिश में ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ए चार्ज पार्टिकल is independent to move under the electric field. It will always move along the electric field. हिंदी में इसका पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा? ये बात पक्की है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो हम रख के देख लेते हैं। हम एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं और वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये अगर प्लस होता तभी इस प्लस से रिपेल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है? प्लस से माइनस। अगर ये पॉजिटिव है तभी इस पॉजिटिव से रिपेल होगा और इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूड लगाएंगे? तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इसका मतलब हो सकता है ये नेगेटिव हो, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव ही हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से पहले ये इस डायरेक्शन में जा रहा हो। फिर से मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है ये चार्ज पॉजिटिव ही हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने से पहले से ही ये इस डायरेक्शन में जा रहा हो। जैसे आपको बताता हूँ कि एक कार, ये कार है और ये इनिशियली इधर जा रही थी, ओके, और अब क्या होता है, हम इस पर इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, पहले ये इस डायरेक्शन में धीरे धीरे रुकेगी और उसके बाद इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। तो वो वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि एक चार्ज है और वो इनिशियली पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं था तब इधर जा रहा था, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अब लगा तो इस पर फोर्स लगना इधर स्टार्ट हुआ है। तो ये धीरे धीरे पहले रुकेगा, रेस्ट में आएगा और फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इंडिपेंडेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, वो भी चार्ज पार्टिकल है। और कोई चार्ज पार्टिकल अगर इनिशियली किसी डायरेक्शन में जा रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद भी वो कुछ समय तक उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। तो हम लिख सकते हैं नो द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल डज नॉट ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आवेशित कण पर जो बल होता है वो केवल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर है क्या सदैव बल रेखा के अनुदिश गति करेगा? तो हम कहेंगे नहीं, आवेशित कण बल रेखा के अनुदिश गति नहीं करेगा। अलग अलग परिस्थितियों में आवेश अलग अलग प्रकार की गति करता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? नो चार्ज डज नॉट मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल पोर्शन।